वो मेरे बाद रोते हैं, अब उनसे कोई क्या पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो देश का माहौल पिछले कुछ दिनों से काफी बदला बदला लग रहा है। जैसे घर में कोई मेहमान अचानक आ जाए तो गंदी और बिखरी हुई चीजों को फौरन किसी सुंदर कवर से ढक दिया जाता है और यह दिखाया जाता है कि सब कुछ कितने करीने से रखा हुआ है, सब चीजें अपनी अपनी जगह पर तरीके से रखी हुई हैं। वैसा ही नजारा इस वक्त देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 1.5-2 साल देश के लिए भारी उथल पुथल भरे साबित हुए हैं। आप जानते ही हैं कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ किस तरह शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा हुआ था। महिलाओं को सरकार की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। देश भर में कई जगह शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े हुए जिनका भाजपा सरकार ने पूरी ताकत से दमन किया। इस शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन की तपिश देश में बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बीच कोरोना महामारी आई और फिर इस तपिश को लॉकडाउन की बर्फ के नीचे ढक दिया गया। देश में लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। शाहीन बाग का आंदोलन कोरोना की भेंट चढ़ गया और देश की गरीब जनता लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। 70 सालों में कई ऊंचे नीचे रास्तों पर चलकर देश को आर्थिक रूप से जो मजबूती दी गई थी, वो आर्थिक ढांचा सरकार के गलत फैसलों के कारण पहले ही चरमरा रहा था और लॉकडाउन के बाद तो मानो देश में आर्थिक तबाही की सुनामी आ गई। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब अपने सबसे भयानक रूप में जनता को डराने लगे और इन सब से अधिक डरा रहा था सरकार का रवैया। जिस वक्त जनता राहत की उम्मीद सरकार से कर रही थी, जिस वक्त जनता को सरकार से संवेदना भरे शब्दों की दरकार थी, उस समय सरकार राहत और केयर के नाम पर उद्योगपतियों की जेबें भरने में लगी थी। लॉकडाउन और कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब आम आदमी जिंदा रहने की खातिर अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजार करने लगा था, उस वक्त सरकार एक तरफ पीएम केयर फंड में राशि जुटा रही थी तो दूसरी तरफ देश की सार्वजनिक संपत्ति का धड़ल्ले से निजी हाथों में सौदा कर रही थी। इस राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल से 70 सालों में आगे बढ़ा देश कितना पीछे खिसक गया है, इस बात का अनुमान भूख, कुपोषण और गरीबी के इंडेक्स में भारत की हालत देखकर लगाया जा सकता है। फिलहाल देश में संविधान के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके भरोसे आम आदमी बेहतरी की उम्मीद बांध सके। देश में न अच्छी पढ़ाई के अवसर हैं, न अच्छा भोजन है, न आरामदायक आवास है और न ही अच्छा इलाज गरीबों के लिए मुहैया है। आम जनता के पास कुछ अधिकार ही हैं जो संविधान ने उसे दिए हैं, जिन्हें बचाने के लिए कभी शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा हो जाता है तो कभी किसान आंदोलन खड़ा होता है। सरकार इन्हें भी कुचलने की कोशिश कर संविधान का मखौल उड़ाती है, लेकिन अब चुनाव पास आ गए हैं तो देश में अन्याय और शोषण की इस गंदगी को नए जुमलों और वादों की चादर से ढकने की कोशिश हो रही है। मोदी जी संविधान और लोकतंत्र की दुहाई संसद में दे रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर कैसा माहौल है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे दोस्तों कि संविधान के लिए सरकार की फिक्र की आखिर क्या है सच्चाई। कृषि कानून रद्द होने के बाद अब क्या होगा किसान आंदोलन का अगला पड़ाव, लेकिन उससे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या रहेगी विपक्ष की रणनीति और किस तरह बीजेपी करेगी अपना बचाव। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान 20 बैठकें संभावित हैं, यानी अगर सत्र हंगामेदार नहीं हुआ और सुचारू रूप से सदनों की कार्रवाई चले तो हमारे सांसद कम से कम 20 बार बैठक कर सकते हैं और देश के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसले ले सकते हैं। इस सत्र के लिए 26 विधेयकों को पेश करने की सरकार की तैयारी है, जिनमें नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल, चार्टर अकाउंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल, कैंटोनमेंट बिल, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल, इंडियन अंटार्कटिका बिल, इमिग्रेशन बिल, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल, इंडियन मैरीटाइम फिशरीज बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल, नेशनल सर्विस मिडवाइफरी कमीशन बिल, मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिल,
High Court and Supreme Court Judge Salary and Condition of Service Amendment Bill, Electricity Amendment Bill, Energy Conservation Amendment Bill, National Transport University Bill, Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill Uttar Pradesh, Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill Tripura, Trafficking of Persons Prevention, Protection and Rehabilitation Bill, नेशनल एंटी डोपिंग बिल, फार्म लॉ रिपील बिल और मीडिएशन बिल 2021 शामिल हैं। यानी कुल 26 बिलों पर संसद में चर्चा होगी। अगर संसद सत्र बिना किसी बाधा के चलता है तो मुमकिन है कि देश में 26 नए कानून बन जाएंगे। जिन 26 विधेयकों को पेश करने की तैयारी सरकार की है, उनमें से 12 अमेंडमेंट वाले बिल हैं, यानी ऐसे विधेयक जो पहले के कानूनों में थोड़ा बदलाव करके पेश किए जाएंगे। वक्त के मुताबिक कई बार कानूनों में बदलाव करना पड़ता है और मोदी सरकार के इरादे तो देश में शुरू से बदलाव लाने के ही हैं। इसीलिए जनता को यह नजर जरूर रखना चाहिए कि सरकार जो इतने सारे बदलाव कानूनों में कर रही है या जो नए विधेयक पारित करवाने की तैयारी है, उसमें आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। चाहे बैंकों के निजीकरण का मामला हो या मेट्रो को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाने का या फिर क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाकर आरबीआई के जरिए डिजिटल करेंसी लागू करने का, हर मसला कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए अपनी आंखें और कान खुले रहने चाहिए और सरकार से उसके फैसले का हिसाब किताब रखना चाहिए। ठीक वैसे ही जिस तरह किसानों ने सरकार की नीति और नियत दोनों पर नजर रखी और खुद पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस आवाज को अनसुना करने की बहुत कोशिश मोदी जी ने की, लेकिन लोकतंत्र की ताकत 56 इंची सीने पर भारी पड़ी। अब कल से ही कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े विधेयक कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल सदन में पेश करेंगे। सरकार की मंशा सोमवार को ही इस विधेयक पर चर्चा कराकर इसे सदन से पारित करवाने की भी है। लोकसभा से पारित हो जाने के बाद ये विधेयक मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर 29 तारीख को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। वहीं सरकार की इस तैयारी को देखते हुए कांग्रेस ने भी दोनों सदनों में अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए 3 पंक्तियों का व्हिप जारी किया है। शीत सत्र में कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करेगी। इसके साथ ही महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी उठाएगी। कांग्रेस की कोशिश विपक्षी एकता के लिए टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की भी है। आगामी 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए कई और मुद्दे इस शीतकालीन सत्र में सियासत को गर्म करेंगे ही और इनके साथ साथ किसानों की एमएसपी की गारंटी वाली मांग पर भी सरकार घिर सकती है। संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है कि एमएसपी के लिए C2+50% फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब खेती की लागत समेत पूरा खर्च और किसान की अपनी जमीन के किराए के आधार पर इसका आकलन करना चाहिए। इसे स्वामीनाथन फॉर्मूला कहते हैं। 2007 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। सत्ता में आने से पहले 2014 में बीजेपी ने किसानों से इसी फॉर्मूले को लागू करने का अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी अपने इस वादे को 7 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाई है। हम जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। इस बात को मोदी जी कभी छाती ठोक कर नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने देश से जो वादे किए, अगर उनमें हिंदुत्व का या उद्योगपतियों का भला ना होता हो तो वो वादे पूरे ही नहीं किए और किसानों से न हिंदुत्व का मुद्दा सधता और न उद्योगपतियों को फायदा मिलता। इसीलिए उनकी उपेक्षा 7 सालों तक होती रही। अगर चुनाव में हार का डर नहीं होता तो कृषि कानून भी वापस नहीं होते, ये तय मानिए। वैसे किसानों के हित का दावा करने से पहले मोदी जी को हरित क्रांति के बारे में
में ठीक से समझ लेना चाहिए। हरित क्रांति के 3 आधार थे, आप जानते ही हैं, अच्छी पैदावार, अच्छी और लाभकारी कीमत और समय पर सरकारी खरीद। इससे ही गरीबों को अनाज मिले और देश में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार भी बढ़ता रहा। अभी एमएसपी पर गारंटी भी इसीलिए जरूरी है ताकि सही समय और सही कीमत पर किसानों की सही फसल जो है वो बिक सके और वो अगली फसल के लिए तैयारी कर सकें। इससे देश में कभी खाद्यान्न संकट नहीं होगा। लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में आकर सरकार इस गारंटी को टालती जा रही है। वैसे कयास लग रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी किसानों की बाकी मांगों को भी संसद में पेश कर सकती है और उस पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी आम जनता और किसानों को चौकन्ना ही रहना होगा, क्योंकि बीजेपी चुनावों की मजबूरी में सारे कदम उठा रही है। लेकिन उसके इरादे क्या हैं यह भी समझना होगा, क्योंकि बीजेपी की मंशा आम जनता को सुखी समृद्ध करने की होती तो आज बीजेपी शासित राज्यों में गरीबी के आंकड़े इतने भयावह नहीं होते। यूपी में चुनाव से पहले मोदी जी करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में लगे हैं। विकास की बात जोर शोर से उठाई जा रही है। इससे पहले बिहार चुनाव में भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले थे। सरकार अपनी वाहवाही हर किए अनकिए कामों पर करवाना चाहती है और दूसरी ओर सारी गलतियों के लिए नेहरू जी, गांधी परिवार या कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। देश में सब कुछ बदलने के लिए मोदी जी ने योजना आयोग को भी बदलकर नीति आयोग बना दिया। अब इसी नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI जारी किया है। इस इंडेक्स के हिसाब से बिहार की आबादी का करीब 52% गरीब है, जबकि झारखंड में 42.16% लोग गरीब हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 38%, मध्य प्रदेश में करीब 37% और मेघालय एवं असम में करीब 33% लोग गरीब हैं। यानी देश के सबसे गरीब 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार है। इनमें से भी यूपी और एमपी में बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जबकि बिहार और मेघालय में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। मोदी जी अक्सर डबल इंजन की सरकार पर जोर देते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी का शासन हो तो विकास दोगुनी गति से होता है। लेकिन नीति आयोग के आंकड़े इस डबल इंजन की पोल खोल करके रख रहे हैं। इस इंडेक्स में केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों को सबसे अमीर राज्यों की सूची में रखा गया है। माकपा शासित केरल में सबसे कम 0.71% गरीबी है। डीएमके शासित तमिलनाडु में 4.89% और कांग्रेस शासित पंजाब में 5.59% लोग गरीब हैं। यानी डबल इंजन की सरकार नहीं होने पर भी विकास हो सकता है। हाल ही में नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर मोदी जी ने अपनी तारीफ करते हुए यह भी बताया था कि किस तरह पिछली सरकारों ने राज्य में कुछ नहीं किया। तो सवाल किया जा सकता है कि पिछले 4 सालों से यूपी की सरकार बीजेपी ही चला रही है, फिर भी वहां 38% लोग गरीब हैं, तो इसमें किसे दोष दिया जाए? मोदी जी को यह समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार तो है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी उठाने की परंपरा भी है। आप अपनी हर सफलता के लिए दूसरों पर दोष नहीं मढ़ सकते। कभी न कभी सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी ही होगी और संविधान की याद भी केवल चुनाव के वक्त नहीं आनी चाहिए, बल्कि संविधान का सम्मान ही सबसे ऊपर होना चाहिए। मोदी जी लोकतंत्र में गिरावट के लिए भी विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराते हैं। विपक्षी दलों पर संविधान का सम्मान न करने की तोहमत मढ़ते हैं, लेकिन इसकी हकीकत एक ताजा रिपोर्ट से जाहिर हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 34 देशों की सरकारों के सहयोग से बना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन असिस्टेंस पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, जिसमें दुनिया के लगभग 160 देशों में लोकतंत्र का विस्तृत विश्लेषण रहता है। इसकी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 70% आबादी मरते लोकतंत्र या फिर निरंकुश तानाशाही की मार झेल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से लोकतंत्र मिटाने का खेल दुनिया भर में खेला जा रहा है, पर पिछले वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सरकारों को लोकतंत्र कुचलने का एक नया हथियार दे दिया है और इस हथियार का उपयोग दुनिया भर में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस हथियार का उपयोग कर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का काम सबसे अधिक भारत ने किया है। इसमें कोविड-19 के नियंत्रण के नाम पर जेलों में बंद करना, प्रताड़ित करना, मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, शिक्षकों और सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को दंडित करना, सुरक्षा बलों का अत्यधिक प्रयोग, मुस्लिमों को प्रताड़ित करना,
इंटरनेट को बंद करना, लॉकडाउन और कश्मीर में तमाम मानवाधिकार हनन के तरीके शामिल हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय प्रकाशित की गई है जब 26 तारीख को बीजेपी सरकार ने संविधान दिवस मनाया और मोदी जी ने संविधान के बहाने विपक्षी दलों को कोसने का काम किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में लोकतंत्र का सबसे अधिक हनन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है और इस काम में भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका सबसे आगे है। इन सभी देशों में बहुवाद या फिर धार्मिक और जातीय विविधता को तेजी से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक उन्माद को सरकारें राष्ट्रवाद का जामा पहनाकर पेश कर रही हैं। सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा भड़काई जा रही है। तो इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो पहली बार नहीं कहा जा रहा है। इससे पहले भी अलग अलग मंचों से भारत में लोकतंत्र पर मंडराते खतरे की तरफ ध्यान दिलाया गया है। सरकार की मनमानी पर चिंता जतलाई गई है, लेकिन ऐसी हर रिपोर्ट को बीजेपी देश विरोधी एजेंडा बताकर खारिज कर देती है। और अब तो मोदी जी ने खुद को संविधान के रक्षक के रूप में पेश करते हुए बाकी दलों पर लोकतंत्र और संविधान की उपेक्षा का दोष मढ़ दिया है। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर जोर शोर से दोषारोपण। मोदी जी का ये तरीका पुराना है। अब इस तरीके को जनता ने कितना समझा है ये तो चुनावों में पता चल ही जाएगा। खैर, शायर जफर अली खान ने ठीक ही फरमाया है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।